नमस्कार। बिहार में काबा का एक नया एपिसोड लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। तो आज एक बड़ा फैसला आया है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से। लालू प्रसाद यादव के परिवार को बड़ा झटका लगा है और बिहार चुनाव से ऐन पहले यहाँ पर जो आईआरसीटीसी का घोटाला था उसमें आरोप तय कर दिए गए हैं और अब मुकदमा जो है वो शुरू किया जाएगा लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 14 आरोपी थे जिन पर आरोप तय कर दिए गए हैं और अब केस जो है वो आगे बढ़ेगा। कोर्ट में जब बातचीत हुई तो लालू प्रसाद यादव ने कहा मैं दोषी नहीं हूं, ये जो किया जा रहा है ये राजनीतिक साजिश है और उन्होंने कहा कि हम मुकदमा लड़ने को तैयार हैं। तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं उसके बाद लगातार सामने आई हैं। यहाँ पर बीजेपी जो है उसने इस मुद्दे को भ्रष्टाचार के रूप में उठाया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है और जो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर सामने आए हैं वो यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है, टाइमिंग पर वो यहाँ पर सवाल उठा रही है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का जो कोर्ट से फैसला आ रहा है वो क्या सवाल उठाता है, ये कहा जा रहा है। इस तरह की कई प्रतिक्रियाएं। दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह सर हैं। आप राजनीति को बहुत नज़दीक से सालों से देख रहे हैं और नब्ज पकड़ कर रखते हैं। और हमारे खास सहयोगी रवीश चंद्र शुक्ला भी आज हमारे साथ हैं। आज अमूमन आप रवीश को हमेशा फील्ड में देखते हैं लेकिन आज ये दफ्तर में आए तो हमने सोचा कि रवीश जब यहाँ पर हैं और ये लगातार बीजेपी को भी कवर कर रहे हैं तो क्यों ना आज इनको भी पकड़ लिया जाए और बिहार में काबा में इनसे भी बातचीत की जाए। तो सतीश सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। चुनाव से ठीक पहले जब लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर, तेजस्वी पर, राबड़ी पर आरोप तय हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मौका यहाँ पर अब मिलेगा विरोधियों को कि भाई आप अभी तक किस तरह के मुद्दे आप उठा रहे थे, वोट चोरी जैसे आरोप आप लगा रहे थे और आप इतने बड़े मामले में खुद अब आप यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दो प्रश्न बहुत बड़े हैं। जैसा आपने कहा कि ये टाइमिंग की बात, तो वो तो सवाल टाइमिंग का उठाया इसने भी, तेजस्वी ने भी। मैंने अभी सुना आपके यहाँ आते आते। सवाल ये है कि ये चुनाव आते आते नहीं, चुनाव के बीच में ऐसा फैसला आया है जब चार्जेस फ्रेम करने की बात है। आप बहुत ये है। दूसरी बात कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा बनाती है, जो कि बनाएगी ही, और टाइमिंग भी ऐसा है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी जवाब देना होगा कि 4 मंत्री जिसमें उप मुख्यमंत्री भी है उसके ऊपर जो बहुत संगीन आरोप लगाए गए हैं, तो या तो उनका इस्तीफा लेते या उनके खिलाफ कार्रवाई करते या फिर कुछ बयान देते कि ये सब झूठा है। तो बिहार में लालू परिवार के लिए तो कोई नया नहीं है ये, वो तो खुद ही जेल रह के आए, अब पिछले चुनाव में भी जेले में थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ज़रूर कोशिश करेगी, पूरी तरह से कोशिश करेगी, और वो टाइमिंग और सब कुछ तो उनके साथ ही है। और एक दूसरा पहलू सतीश सर इसका ये भी होगा कि भाई आरजेडी, खुद लालू प्रसाद यादव जब प्रचार के लिए उतरेंगे, खुद तेजस्वी यादव जब प्रचार के लिए उतरेंगे तो वो ये बात कहेंगे ना कि देखिए किस तरह से हमें लगातार हमारे खिलाफ साजिश की जाती है और सहानुभूति वोट जो है वो बटोरने की कोशिश करते हैं। तो वो भी नजर आएंगे इसी ग्राउंड पर जिस पर उन पर आरोप लगाए जाएंगे। देखिए, ये तो बहुत लाजमी सी बात है, वो यही कहेंगे और कोई हत्यारा भी यही कहता है। मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि इसमें जो आरोप हैं वो गलत हैं, आरोप हैं सही है। हम कौन होते हैं? अदालत ने ये कहा है, राजनैतिक मुद्दा होगा। तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नामित किया जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि एक सिंपैथी जनरेट करने के लिए, सिंपैथी हासिल करने के लिए लोगों का, वो इस बात को जनता में लेके जाएंगे ही। अब देखना होगा, अब थोड़ा मज़ा आएगा कि कैसे भाजपा इसको भुनाती है और कैसे तेजस्वी कहिए, अब लालू तो क्या चुनाव प्रचार करेंगे, तो वो कैसे इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल। रवीश, आप किस तरह से देख रहे हैं, कितना असर इसका पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में करप्शन कोई मुद्दा होगा। पिछली बार भी जैसा सर बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जेल में ही थे। तेजस्वी की भी पिछली बार टैक्टिस ये हम लोगों ने देखी कि लालू का एक भी पोस्टर में कहीं पर भी उनका फ़ोटो नहीं लगाया उसने। और जब भी भारतीय जनता पार्टी लालू राज को कहकर सवाल उठाती थी कानून व्यवस्था के ऊपर में, तो वो कहते थे कि भाई 20 साल पहले वो थे, अब तो 20 साल से आप हैं। तो तेजस्वी की चुनावी रणनीति ये थी कि लालू प्रसाद यादव का कहीं पोस्टर, कहीं जिक्र, कहीं उस तरीके से आए ना, क्योंकि उनको भी पता है जहाँ पर लालू का अगर कहीं जिक्र होगा और अगर विपक्षी जो सत्ता में पार्टी है अगर लालू का नाम लेकर कोशिश करेगी तो निश्चित तौर पर
फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की छवि जो है वो उस तरीके की पहले रही है। हालांकि नई पीढ़ी के लिए अभी वो शायद लालू की उस छवि को वो लोग इमेजिन नहीं कर पाते हैं जितनी पुरानी पीढ़ी होता है। इसीलिए पिछली बार भी हमने देखा था कि फादर जो है वो लालू का नाम सुनते ही बिदक जाते थे, तेजस्वी का नाम सुनते ही बिदकते थे, लेकिन युवा तेजस्वी के साथ में होता था। तो ये समीकरण इस बार भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इस बार जातीय समीकरण उसके पक्ष में है। तेजस्वी के पास में फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये भी लगता है कि जो सर की बात कही जा रही है एसआईआर की, ये बिहार के चुनाव में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सोच है, मैं वो बता रहा हूँ, जो अभी तक हम लोगों की कई सारे नेताओं से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव के पुराने रिजीम को इस बार वो फिर से कोशिश, यही रणनीति है बीजेपी की कि उसको बार बार ये कहा जाएगा कि लालू राज न लौटने पाए, एक भय, हाँ एक भय दिखाया जाएगा। और अब देखना है कि बीजेपी उसको कितना लोगों को दिखा पाती है, कितना लोगों को डरा पाती है। जितना लोग डरेंगे उतना जो है बीजेपी को सियासी फ़ायदा होगा, क्योंकि बीजेपी को लगता है जातीय गणित उसके पास में है, और अगर ये चीज़ हो जाए, तेजस्वी पर ये चीज़ लालू की छवि को थोप दिया जाए, तो उसको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर सतीश सर, अभी जो दूसरा पहलू जो मैं इस पर समझना चाह रही हूँ, जब ये सब कुछ हुआ, कांग्रेस हम लगातार देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर चुप्पी साधी रही। किस मुद्दे पर? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर। अब जब इस तरह का मामला सामने आता है तो एक और कारण यहाँ पर मिल जाएगा। अब शायद और थोड़ा सा एक स्ट्रांग होल्ड कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अब अपना बनाने की कोशिश करेगी इस मुद्दे पर। मैं तो बहुत उनके रहस्य से बड़ा अचंभित हूँ। अच्छा। कि अब वो बिहार के कटिहार का चुनाव प्रचार वो कोलंबिया में करते रहे राहुल गांधी, और अब आए हैं, और हालत ये है कि अभी तक न सीटों का बंटवारा हुआ है, न मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हुआ है। क्यों ऐसा कांग्रेस पार्टी ने किया, मेरे समझ से परे है। देखिए, जब आप मुद्दों को लेकर बाजे गाजे के साथ उतरते हैं, और 8 महीने से कांग्रेस पार्टी बिहार में लगी हुई थी, हमें लग ही नहीं रहा कि एक सवा महीने से वो है भी बिहार में। मैं तो इस ढंग से बात करूंगा। जहां तक दूसरा प्रश्न है, अभी रवीश ने बोला लालू की बात, अगर लालू नहीं है तो तेजस्वी नहीं है। बिल्कुल। आप एक चीज़ को समझिए, ये लड़ाई अगर महागठबंधन मान लेते हैं कि जीतती है, तो किस आधार पर जीतेगी? एक ही आधार है ना, कि ये जो सोशल जस्टिस की लड़ाई में जो नए पंख लगाए गए हैं, नई चीज़ें जोड़ी गई हैं, और जो सामाजिक समरसता की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई है, हम जिसको मंडल पार्ट 3 कह रहे हैं, जो राहुल गांधी ने एजेंडा दिया है, तो उसका तो लालू मसीहा है। इसमें तो आप कहीं दो राय नहीं करते। आप जब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होगा, तो जब भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, तो आखिरकार अभी भी लालू रेलेवेंट क्यों बने हुए हैं, या आरजेडी रेलेवेंट क्यों बनी हुई है? ऐसा तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि लालू को ये भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा मशीन का है कि वो इस ढंग से बना के रखते गरीब, फकीर, निर्धन, पिछड़े, वो उस रूप में नहीं देखते हैं। वो तो जो सामाजिक आंदोलन का प्रणेता आपने किया हो, और उसने बदलाव भी किया लालू जी ने, तो वो उसको मसीहा ही देखते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए। बिल्कुल। लेकिन क्या यहाँ पर जो खींचतान हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर महागठबंधन में, तो ये जो आईआरसीटीसी वाला मामला आया है, इसके बाद और एक कांग्रेस को वजह मिल जाएगी? देखिए, कांग्रेस अगर इसी चीज़ में लगी हुई है कि उनको वजह मिल जाएगी, तो जनता को भी वजह मिल गई है कि इनको वोट न दें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो चैलेंजर, चुनौती देने वाला होता है, उसको अपने कैंडिडेट, अपनी नीतियां, अपना घोषणा पत्र, ये सब पहले लागू करना होता है। वो उस चीज़ की काफ़ी कमी नज़र महागठबंधन में आ रही है। अभी भी सुना कि एक आध दिन और लेट हो गया है। तो एक काम करें, जिस दिन लेट नॉमिनेशन भरने का टाइम हो, उसे 1 आध घंटा पहले ही सब घोषित करें। ऐसे नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को एडवांटेज देता है, और पिछले 10-15 दिन में ये एडवांटेज बढ़ा है। मेरे ख्याल से कारण उसका सीधा है कि महागठबंधन में कुछ चीज़ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ये मुद्दा नहीं है कि आईआरसीटीसी और क्या है। इसमें तो सब यही मानेंगे, सब यही कहेंगे। वो तो कह ही रहे राजनीतिक रूप से। देखिए, अदालत के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन सब तो यही कह रहे हैं कि ये टाइमिंग है, क्यों अभी चुनाव के बीच में किया गया।
मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। ये अपनी दोनों इसमें सर एक पार्टियों चीज़ और के ये भी है ना कि ये मुद्दा तो 2004 से 2009 के बीच वाला है। आईआरसीटीसी वाला जो पहली एफआईआर हुई थी वो 2007 में हुई थी, तो उसके बाद तो 2 और चुनाव निकल के चले गए। तो अब ये जो बात आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे का बहुत ज़्यादा फर्क चुनाव में पड़ता नजर आएगा, नहीं नहीं, ये मैं डाउटफुल ये है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आईआरसीटीसी घोटाले में जो चार्जेस फ्रेम का फैसला हुआ, जी। उससे महागठबंधन में और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता है। पड़ेगा। ये जो आपके इरादे मुराद और आपका एम्बिशन जो है हाँ। बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इसी का अभी महागठबंधन शिकार है। आप वोट का सवाल आपने पूछा है, वोट का सवाल जिस तरह से मोमेंटम बना था वोट चोरी यात्रा का, उसको हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने गवा दिया। इसमें उन्होंने तेजस्वी की लुटिया डुबोई, मैं कहूँगा महागठबंधन की भी लुटिया डुबोई। लेकिन वोट चोरी मुद्दा था, मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा था। लेकिन आप मुद्दा क्या होता है, मुद्दा क्या होता है, कोई चीज़ को पकड़ के आप जब खड़ा करते हैं, उसको चढ़ाते बढ़ाते हैं, तभी तो वो मुद्दा बनता है। भाजपा को देखिए, कोई भी चीज़ को मुद्दा बना देती है। और इतने बड़े मुद्दे को जब उस पर आप सड़क पर उतर गए 16 दिन, उसके बाद पिछले 20-25 दिन में क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया है। वोट का जो चोरी का मामला है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये शुरुआती जो उसका बैंग बैंग इफेक्ट था, वो निश्चित रूप से कम हुआ, उनके अपने करतूतों की वजह से हुआ। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि ये वोट चोरी का जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, क्यों इतना साइलेंट हो गया पता नहीं। ये हमको लगता है बिहार से उन्होंने इसका सिर्फ प्रयोग शुरू किया है, इसमें वो हमको लगता है और आगे जाएंगे। जी, रवीश आपसे मैं समझना चाहूँगी, आप अभी कुछ दिनों से लगातार आप बीजेपी की बैठकों में रहे। ये जो बात थी, जो बात सतीश सर उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने बड़े ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया वोट चोरी का, और एक वक्त पर ये भी था कि लोगों ने वाकई इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया था बिहार के। क्या अब ये कि उस सड़क से या ज़मीन से चले जाना, मैदान छोड़कर चले जाना, कुछ वक्त के लिए ही भले ही आप गए हों, लेकिन आपने उस मुद्दे को ठंडा हो जाने दिया, ये चर्चा होती है? देखिए, अब इसी से आप समझिए जी। कि अभी बिहार के चुनाव में चर्चा किस बात की हो रही है? इस बात की हो रही है कि महागठबंधन में आपस में लड़ाई चल रही है। कल जब सीईसी की बैठक खत्म हुई तो एक बहुत बड़े नेता जो कि बीजेपी के हैं, बिहार का अभी पूरा कामकाज देख रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा, कई सारे पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि अब कोई नहीं बोल सकता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। आप लोग बड़ी खबर चला रहे थे कि बीजेपी में ये भागे जा रहे हैं, वो सीट के लेकर शेयरिंग को लेकर नहीं बात बन रही है। हम महागठबंधन से कहीं ज़्यादा आगे हैं। महागठबंधन के अंदर अभी भी कन्फ्यूज़न। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 2020 का बिहार का चुनाव मैंने कवर किया था। ग्राउंड पर तेजस्वी ने जिस तरह चुनाव प्रचार किया और युवाओं के अंदर कोई जाति का नहीं, अक्रॉस दी कास्ट उनके लिए समर्थन था, वो मैंने पहली बार देखा। और तेजस्वी की राजनीतिक परिपक्वता पर कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके का भाषण देते हैं, जिस तरीके से भीड़ को अट्रैक्ट करने की उनके अंदर क्षमता है, जिस तरीके से पॉलिटिकली वो मैच्योर हैं कि उन्होंने अपने ही पिता का नाम कहीं नहीं इस्तेमाल होने दिया। हाँ, कहीं कोई कार्यकर्ता बोलता भी था कि लालू प्रसाद यादव, तुरंत मना करते थे, नहीं नहीं इस मंच से नहीं कोई। तो लेकिन क्यों हारे वो पिछली बार? ये बात मैंने किसी को बोला था, 2 चीज़ों से वो हारे पिछला चुनाव, जीता हुआ चुनाव था उनका। पहली बार पहला इसलिए हारे क्योंकि कांग्रेस को उनकी क्षमता से ज़्यादा सीटें दे देना, इसके वजह से वो हार गए। दूसरा, जो उन्होंने निषाद पार्टी के वीआईपी जो पार्टी है, मुकेश साहनी भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। निषाद वोटरों में उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और हर मतलब ज़्यादा कुछ विधानसभाओं में निषाद वोटर ऐसे हैं कि वो हर विधानसभा में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। 2000 कहीं हैं, कहीं 3000 हैं, कहीं 5000 हैं। तो ये सब मिला के मेरे हिसाब से वो 2 बड़ी सियासी गलती तेजस्वी की थी। बाकी 2020 का तेजस्वी ने बहुत अच्छा चुनाव, अब इस बार और ज़्यादा खींचतान में फंसे हुए हैं। तो अब उस खींचतान में कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए कि भाई आपकी जो 70 सीटों वाली, आपकी 65 सीटों वाली आपकी क्षमता नहीं है। क्योंकि पिछली बार ही हमने देखा था, मुझे एक जिलाध्यक्ष मिलने आया, कहा भैया ये विधानसभा है और 150 किलोमीटर दूर का उम्मीदवार लड़ रहा है यहाँ से, कौन लगेगा इनके साथ में?
तो आपके पास ना कैंडिडेट है, ना आपके पास ज़मीन पर उस तरीके से एक जो संगठन की मजबूती है वो नहीं, और आप बीजेपी से जिनके पास इस वक्त एक पूरी फौज है कार्यकर्ताओं की, बीजेपी को ये भी लगता है जातीय समीकरण भी वो कुछ हद तक, बहुत हद तक साधने में कामयाब रहे हैं, ये भी है कि वो सत्ता में है। और वो सत्ता में हैं, सारी मशीनरी जो है उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको एक मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वो भी ज़मीन पर, और बहुत एग्रेसिव लड़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी मुद्दे पर ढुलमुल तरीके से आप बात करो, 4 दिन आप सड़क पर उतर जाओ, उसके बाद आप गायब हो जाओ। और बीजेपी को पहले दिन से, मैं आपको बताऊं, पहले दिन से लग रहा था बीजेपी को कोई एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है बिहार में। और ये बात ना सिर्फ बीजेपी को, चिराग पासवान कई बार बोल चुके हैं कि एसआईआर बिहार के वोटर अधिकार यात्रा रविश चल रही थी तब तो अच्छा खासा हाइप क्रिएट हुआ था उसका, तो तब बीजेपी को लगा होगा कहीं ना कहीं कि है, लेकिन जैसे ही जमीन छोड़कर, मैदान छोड़कर पीछे हटते हैं तो फिर। मैं शुरुआत में ही आपको कई बार हम लोगों ने बोला भी, बीजेपी के नेताओं से बात हुई कि भाई एसआईआर में वो सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर, आप जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा यही कि देखिए एसआईआर से हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए हमारे नेता लगातार बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं बिहार के चुनाव में कोई ये मुद्दा नहीं बने। ये उनको लगता है, अब उसका कितना आगे मुद्दा होता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी को यही लग रहा है कि कोई उस तरीके का मुद्दा नहीं है। जो जातीय समीकरण को साध पाएगा वही फिर से सत्ता में लौटेगा, इस तरीके का उनका। ठीक है। और सर ये जब लेट हो जाने वाली जो बात है, अब तो नॉमिनेशन आ रहा है, दूसरे चरण का जो नॉमिनेशन है उसकी भी तारीख सामने आ चुकी है, वो भी नज़दीक आ रही है। ऐसे में लेट होने का किस तरह का खामियाजा यहाँ पर भुगतने जा रहा है महागठबंधन? और आज भी जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होनी है, जिसमें लालू यादव भी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, फिर वही बात आएगी कि कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि हमें विनिंग सीटें चाहिए, क्योंकि पिछली बार उनको बड़ी हारी हुई सीटें मिली थी। देखिए मुद्दा ये है ना कि ये मैं मानता हूं कि इस बार का जो चुनाव है, महागठबंधन में अगर सब कुछ ठीक रहता तो इनिंग्स डिफीट से जीतती, इनिंग डिफीट से जीतती। इस बार के लिए कह रहे हैं आप ये? इस बार के लिए, क्योंकि मैं आप उन लोगों में से था जो 2020 में भी मैंने कई चैनलों पे कहा भी था उस समय कि मतलब वहाँ पर तेजस्वी की आंधी चल रही है, बोला था मैंने बोला था उस समय। हाँ, क्यों बोला था? जो अभी रवीश कह रहे थे वो बात समझ में आती थी। देखिए मुद्दा इस बार ये है कि जैसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं ऐसी सोच रहा था आपसे बात करते, ये तो एक टेबल पर रखा हुआ चीज़ है, मुद्दा बनाना होता है तो आप कुछ देर में इसको बीजेपी वाले जैसे करते हैं, इसको टॉमाहॉक मिसाइल बना देते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ, इसको मजाकिया तौर पे मत लीजिए। और आपके पास इतना बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी वोट चोरी से, लेकिन आप कहेंगे बार बार कि हम हाइड्रोजन बम लाएंगे, और हाइड्रोजन बम तो आए नहीं अभी तक, अब कहीं आएगा, उसमें क्या दम है पता नहीं। मुद्दा ये है कि आप किसी चीज़ को उठाइए, जिस पर पकड़ के रखिए, तो आपके लिए वो आपको फ़ायदा पहुंचाता है। आपको अभी की खबरें बताऊं, आज की, बीजेपी ने हो सकता है सब कुछ साध लिया हो, शासन प्रशासन सब कुछ साध लिया है, इसमें कहीं दो राय नहीं, और एमजीबी ने उनको बहुत जगह भी दे दी है। भाजपा आज तक पूरे बिहार का ग्रामर गुत्थी सुलझा नहीं पाई अपने दम पे, अभी तक नहीं सुलझा पाई है। आप पूरा बता दीजिए, कभी न कभी सहारे की जरूरत है। हाँ, देखिए अभी उन्होंने नीतीश को उतार दिया 115 से 101 पर, अपने भी उतरे नीचे, लेकिन भाई तो बराबर हो गया। अब तो ये पता नहीं भाई वाला है या भाई की लड़ाई है, क्या है मालूम नहीं, हम लोग क्यों ऐसे बोले, लेकिन हमको पता है, मैं इतना बता सकता हूँ कि एनडीए में जिस प्रकार से चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है, जिस व्यक्ति ने नीतीश को 43 पे उतार दिया था 2020 में, इसको लेकर मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो एनडीए में इसको लेकर थोड़ा सा नाराज़गी है। और मैं एक और बात बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, आपके कैमरा में देखते हुए बोल रहा हूँ कि नीतीश जी के खुद का जो वोटर है, महादलित, जो ईबीसी वगैरह है, उन लोगों में भी बहुत संशय हो रहा है कि नीतीश जी का आखिर होगा क्या। नीतीश जी 101 पर अभी उतार दिए गए हैं, मान लीजिए एनडीए जीत जाएगा, जो कि लग रहा है कि एडवांटेज है उनको, उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, उनको लग रहा है कि नहीं बनाया जाएगा नीतीश जी को। अभी उनकी भी घोषणा नहीं हुई, विधिवत नहीं हुई, ऐसे ही बोलने के लिए, वो वोट लेने के लिए सब कह रहे हैं। और तीसरी बात क्या है कि ऐसे में
आरजेडी और अगर आप जेडीयू का देखेंगे वोट बैंक, तो कोर वोट बैंक होता है, लेकिन जो जेडीयू के वोटर हैं मेनली, उनको 1 सेकंड नहीं लगेगा आरजेडी को वोट देने में। ठीक है, आरजेडी वाले को दिक्कत हो सकती है, उनके वोटर्स को, जैसे एमवाई को, लेकिन इनको दिक्कत नहीं होगी। ये आप जान, इशारा कर रहे हैं सतीश सर कहीं ना कहीं कि ये मैं मेरे जो को हुआ है- मैं बता रहा हूँ, चार नेताओं ने बोला इससे नाराजगी है, और हो सकता है कि बिहार के शब्द में अगर हम बताएं तो वो जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया मैं कर देता हूँ, हालांकि आपके दर्शकों को समझ में आएगा या नहीं आएगा, कि इस बार दोनों पार्टियों में घोपा घोपी होगा। जेडीयू और बीजेपी में हाँ, दैट मीन्स कि मेनी प्लेसेस दे माइट वर्क अगेंस्ट ईच अदर। राइट, इट्स अ बिग थिंग। तो रविश, जो बात हाँ, मैं एक बात और बोल देना चाहता हूँ वोट यात्रा के ऊपर, मैं आप इसको रख दें। वोट चोरी वाला मुद्दा, हाँ। मुझे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुद्दा कैसे बनाती है आप देखिए, मैं वही बोलना चाह रहा था, भूल गया। हाँ। मुद्दा ऐसे बनाती है कि घुसपैठियों को निकालना है, हाँ। इसलिए एसआईआर हुआ। हाँ। और कितने मिले घुसपैठिए वहाँ? एक पिटिशनर के हिसाब से सिर्फ 390 मिले, 390। उसमें 390 घुसपैठिए बिहार में ढूंढने के लिए इन्होंने 3 महीने का एसआईआर करा दिया, लेकिन उन्होंने मुद्दा उसको बनाया था, और वो मुद्दा बनाना जानते हैं, और ये हमको लगता है कि खास तौर से कांग्रेस पार्टी मुद्दे को गिराना जानती है। बिल्कुल, ये बड़ी बात रवीश, सतीश सर कह रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी को इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव लड़ने की मशीन है, क्योंकि एक जिस तरह का अनुशासन चुनाव लड़ने के लिए देखा जाता है, जिस तरह का जोश, जिस तरह की मेहनत देखी जाती है, वो अब तक तो कोई दूसरी पार्टी करती हुई नज़र नहीं आती। और चुनाव दर चुनाव बीजेपी ये साबित करती रही है, हम ये देख रहे हैं, और इस बार भी वही दिख रहा है। तो जो बात सतीश सर कह रहे हैं कि जो कुछ भी एनडीए में हुआ सीट बंटवारे में, बड़ा भाई था जेडीयू, अचानक से अब जेडीयू जो है उसको बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया गया। कई जगह मैं पढ़ रही थी कि पहले जेडीयू बड़ा भाई था, अब जुड़वा भाई बना दिया गया है, क्योंकि 101 सीटें हैं। तो किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि तमाम नेता यहाँ पर 2 दिनों से डेरा डाले हुए थे जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, क्या आपने वो खींचतान महसूस की? नहीं, बिल्कुल खींचतान तो थी ही। और अभी आप ट्विटर पर देखिए, मंगल पांडे जो कि बहुत बीजेपी के बड़े नेता हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश, एक पोस्टर ये ट्वीट किया है। फिर 2 दिन पहले का ट्वीट है, फिर बिहार ने ठाना है मोदी नीतीश को जिताना है। तो आप देखिए कि लगातार जो नारे हैं बदल रहे हैं। और बीजेपी ने इस बार जो रणनीति बनाई है वो सबसे खास रणनीति है कि इस बार सीट स्वीपिंग करेंगे। यानी आपको कई गठबंधन, यानी चिराग पासवान के नेता या उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, वो बीजेपी के विधानसभा से लड़ते हुए दिख सकते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार चिराग पासवान के विधानसभा से लड़ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि वो 90 मतलब कहा क्या है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 90% जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको वो रिपीट करेगी। अच्छा। लेकिन वो उन्हीं के विधानसभा सीट से रिपीट करेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा। स्वेप करेगी। हाँ। कहीं उनको दूसरी जगह से बगल वाली से लड़ा दे, ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की लोकसभा में भुगतना पड़ा बीजेपी को, उससे काफ़ी हद तक उभरे। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ये जो घुसपैठिया वाला है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। सर जरूर कह रहे हैं कि एसआईआर में बहुत 300 साढ़े 300 लोग निकले हैं, 390 लोग निकले हैं, लेकिन अभी देखिएगा इसको माहौल कैसा अभी बदला जाएगा। और क्योंकि बगल में सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, अभी आप देखिएगा बवंडर जो है उठेगा, ये घुसपैठी है। सीमांचल जैसे जैसे और AIMIM जैसे जैसे ये रफ्तार पकड़ेगा। मैं एक बात कह दूं, बीजेपी जो है बवंडर से चुनाव जीतती है और महागठबंधन ब्लंडर से चुनाव हारती है। उसका तो जिक्र हो ही गया है कि भाई ब्लंडर ही है, तभी आप इतने, मतलब आप ज़्यादा सीट के, भाई आपके पास उम्मीदवार भी तो होने चाहिए ताकतवर। और विनिंग जो विधानसभा है, जो विनिंग सीट है, उसको सारे लोग लेना चाहते हैं। तो आपस में खींचतान जरूर थी। लास्ट मोमेंट पर यह बना कि भाई जिसकी जितना एक लोकसभा सीट पर आपको 6
उम्मीदवार, उस पर वो राजी हो गए। बीजेपी ने खुद कहा कि भाई 114 पर हम लड़े थे, हम 101 पर आ गए, 115 पर लड़े थे, 101 पर आ गए, तो आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? और चूंकि जो इसमें अल्टीमेट जो फ़ायदा जिसका हुआ है वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने थोड़ा पेस टाइट किया, कभी ढीला किया, कभी अपने आप को हनुमान बताया मोदी का, तो उस कुल मिलाकर ज़्यादा सीट पा गए हैं। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है, रवि जल्दी से ये बताइए कि क्या कोई पीछे की कोई कहानी चली है? चिराग पासवान को बड़ा मनाया जा रहा था, बड़ी शिकायतें उनकी दूर की जा रही थी, 29 मैं सीटें दे एक दी लाइन गई। बोलना चाहता यहाँ हूँ। पर उपेंद्र देखिए और मांझी जो है वो नाराज हो गए। देखिए हनुमान जो है राम के बगैर कुछ नहीं करता। तो अगर वो ज़्यादा मनाया जा रहे, सब ये सब खाली जनता के बीच में जाने के लिए है, कुछ नहीं। उनको चढ़ाया जा रहा था कि तुम ज़्यादा मांगो, ताकि जो है जेडीयू को 101 पर लाया जाए। ये भाई पूरी कहानी। एक चीज़ और भी है सर, कि हो सकता है कि चिराग पासवान की कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उनके सिंबल से लड़ जाएं। अच्छा, ये डील हो सकती है अंदर खाते, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। पड़ रहे हैं रवीश कि चुनाव के बाद भी केंद्र में भी और राज्य में भी अगर सरकार बन जाती है बिहार में, तो बड़ी भूमिका होगी चिराग पासवान की पार्टी की। ये बात भी कही गई है इस डील के हिस्से में, ऐसा हम पढ़ रहे हैं कई जगहों पर। नहीं बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान एक बड़ा फैक्टर हैं, और जिस तरीके से उनके अपने वोटरों पर पकड़ है, 2020 के चुनाव में मैंने देखा था कि उनके जो वोटर हैं वो चिराग पासवान का चेहरा देखकर वोट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जैसे आप अखिलेश यादव को यादव समाज के भीतर उनको माना जाता है कि अपने परिवार का बच्चा है, ऐसे बहुत सारी सहानुभूति चिराग के साथ में उनके जो जाति है उनमें है उनका, और उसका असर बीजेपी को ये लगता है कि उसका असर इस बार के चुनाव नतीजे में देखने को मिलेगा। पीके वाले फैक्टर की गुत्थी कोई नहीं सुलझा पा रहा है सर, कि पीके का आखिर क्या करेंगे। पीके क्या केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल वाली भूमिका में रहेंगे या यहाँ पे? देखिए केजरीवाल जैसे ही पीके अभी ठीक चल रहे थे। देखिए कोच जो होता है ना, प्लेयर को कोचिंग तो दे सकता है, लेकिन जब खुद खेलने पे आ जाता है तो वो दिक्कत हो जाती है। तो जैसे ही वो राघोपुर गए, तो राघोपुर की जगह चले जाते, वहाँ कौन बिघा है नीतीश जी के घर, तो राघोपुर क्यों गए? यहाँ उनसे गलती हो गई। तो इसी में आपको मैं उत्तर दे देता हूँ वो क्या कर रहे हैं। इसी में आप समझ सकते हैं, सब लोग समझ सकता है कि क्या है कर रहे हैं। जो उन्होंने हंगामा खड़ा किया, हंगामा जो पिछले हफ्ते खास तौर से, मुझे लगता है कि बाईपोलर चुनाव है, और पीके हमको नहीं लगता है कि अब की स्थिति में और जो आगे चीज़ें बढ़ेगी उसमें कोई बहुत उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। टोकन प्रेजेंस है, वो केजरीवाल जी वाला बात नहीं है उनमें। हमको लगता है कि थोड़ा वो ज़्यादा एम्बिशियस हो गए और थोड़ा खेलने से पहले ही खेल गए। और ये भी कहा गया सतीश सर, जी, ये भी कहा गया कि थोड़ा सा एरोगेंस उसमें आ गया। लेकिन वापस हम रवीश उसी मुद्दे पर जाएंगे, फिर हम खत्म करेंगे इस चर्चा को यहाँ पर, कि किस तरह से जेडीयू जो है, जब चिराग पासवान को जब आपने इतना वेटेज दिया यहाँ पर, तो जेडीयू के खेमे में नाराजगी देख पा रहे थे आप जब बातचीत चल रही थी, बैठकें चल रही थी? अब मैं कुछ चीज़ें कहना नहीं चाहता हूँ। कहना होगा रवीश, इसीलिए तो ये चर्चा भाई की जा रही है। सबको पता है लल्लन सिंह जी का कहाँ से क्या है सब कनेक्शन। मोटा बात मैं कह देता हूँ, नीतीश जी की पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घेराबंदी कर दी है, और एक जो कहा जाए कि चुनाव तक फिर से नीतीश 25 से 30, ये है एक विदाई भाषण उनके लिए। तो फिर सतीश सर आखिरी जवाब ये भी दे दीजिए कि यहाँ पर इसका मतलब है चुनाव के बाद जेडीयू फिर कुछ हो सकता है? देखिए हाँ, वो वेटेज नहीं मिला तो फिर उनका तो नाम ही है पलटू। देखो हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है जेडीयू में दो फाड़ है, मैंने पहले भी कहा, एक भाजपा प्रभावित है और एक जो उनका पूरा शुरुआती सामाजिक समीकरण था उसका एक धड़ा है। तो इसके बीच संघर्ष है, और ऐसे मैं बार बार कहता हूँ कि लालू और नीतीश का जो घर है, निवास है, उसमें जो पीछे में ना दरवाजा खुला हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो दरवाज़ा खुला हुआ है, ये चुनाव के बाद और देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बिहार की ये जो लड़ाई है बहुत दिलचस्प होती जा रही है। कई खेमे इस पर नज़र आ रहे हैं, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बिहार में काबा में आज इतना ही। नमस्कार।